काव्या को बिल्कुल भी नहीं पता था कि जिससे वह प्यार करती है और शादी करने जा रही है, वह उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। वह तो उसे कमाऊ मुर्गी मानता है, क्योंकि सूरज काव्या से प्यार नहीं करता था, वह तो उसके पैसों से प्यार करता था। काव्या एक ऊंचे पद पर काम करती थी। आइए सुनते हैं कमाऊ मुर्गी काव्या की कहानी। जैसे ही काव्या ने घड़ी देखी, उसने ब्रश पकड़ा और अपने हाथों की गति बढ़ा दी। आज उठने में उसे देर हो गई थी। असल में सूरज की छुट्टी थी, इसलिए उसने अलार्म नहीं लगाया था। इसीलिए वह भी सुबह 7 बजे तक सोती रही। उसे समय का पता ही नहीं चला। आरव तो अभी भी सो रहा था। कल रात काव्या सो नहीं पाई थी। भोर में सोई तो उठने का समय गड़बड़ा गया। जैसे आज आरव को तैयार करने का झमेला नहीं था। बस उसे ही दफ्तर के लिए तैयार होना था। अम्मा ने चलते समय उसे टिफिन पकड़ाया और बोली, पराठा ऑमलेट है बेटी, याद से खा लेना, लौटाकर वापस मत लाना। सुबह नाश्ता भी नहीं किया, चाय भी आधी छोड़ दी। अम्मा कितना ध्यान रखती हैं उसका। यह सोचकर काव्या की आंखों में आंसू झिलमिला आए। ये कहावत कभी कभी कितनी सही साबित होती है कि अपनों से पराए भले। अपने तो पलटकर भी नहीं देखते, लेकिन घर में रोटी कपड़े पर काम करने वाली इस अम्मा का काव्या के प्रति कितना ध्यान है। आज काव्या उसे हटा दे तो वह चली जाएंगी, ये वह भी जानती है। फिर भी कितना स्नेह, कैसी ममता है। ढलती उम्र में यह औरत पराए घर काम करके जी रही है। भोर में आकर शाम को चली जाती है। फिर भी काव्या के प्रति उनके मन में कितना लगाव और जुड़ाव है। और पति सूरज, उसके साथ तो जन्म जन्मांतर के लिए वह बंधी है। तब भी वह कभी नहीं पूछता कि कैसी हो। इतना स्वार्थी है सूरज कि किसी से कोई मतलब नहीं रखता। बस घर में सब कुछ उसके मन जैसा होना चाहिए। उसके सुख आराम की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। वह अपने आप को घर का मालिक समझता है, जबकि कमाई तो काव्या उससे दोगुनी करती है और घर भी पूरा वही चलाती है। अच्छे संस्कारों में पली बढ़ी काव्या माँ दादी के आदर्शों पर चलती है। उच्च पद पर नौकरी करते हुए भी उग्र आधुनिकता नहीं है उसके अंदर। पति, घर, बच्चा उसके प्राण हैं और उनके प्रति वह समर्पित है। उसे अपने बेटे आरव से, अपने पति सूरज से और अपने हाथों सजाई अपनी गृहस्थी से बहुत ज्यादा प्यार है। बचपन से ही काव्या भावुक, कोमल और संवेदनशील स्वभाव की है। पति उसे ऐसा मिला है जो बस अपना ही स्वार्थ देखता है। पत्नी बच्चे के प्रति कोई प्यार ममता उसमें है ही नहीं। काव्या तो उसके लिए विलास की एक वस्तु मात्र है। काव्या घर से निकलती तो देर हो गई थी। यह इत्तेफाक ही था कि घर से निकलते ही उसे ऑटो मिल गया और वह ठीक समय पर दफ्तर पहुंच गई। कुर्सी खींचकर काव्या सीट पर बैठी ही थी कि चपरासी ने आकर कहा, मैडम, आपको बॉस ने बुलाया है। काव्या घबराई, डरते डरते उनके कमरे में गई। वह बड़े अच्छे मूड में थे। उसे देखते ही बोले, काव्या, मिठाई खिलाओ। किस बात की सर? काव्या ने हैरानी से पूछा। तुम्हारी सीआर बहुत अच्छी गई थी, तुम्हें प्रमोशन मिल गया है। धन्यवाद देकर काव्या बाहर आई। फिर ऐसे काम में जुट गई कि सिर उठाने का समय भी नहीं मिला। दफ्तर से छुट्टी के बाद वह घर आकर सीधे लेट गई। आरव भी आकर उससे लिपट गया। तब तक अम्मा चाय ले आई और उन्होंने काव्या से पूछा, बेटी, टिफिन खाया? अरे अम्मा, आज भी लंच करने का ध्यान ही नहीं रहा। अम्मा, ऐसा करो, ओवन में गर्म करके उसे ही दे दो। रहने दो, मैं गर्मा गर्म नमक अजवाइन की पूरी बना देती हूँ। पर बेटी, देह तुम्हारी अपनी है, तुम्हें बच्चे को भी पालना है। ऐसा करोगी तो बड़बड़ा। अम्मा रसोई में पूरी बनाने चली गई। काव्या कृतज्ञ नजरों से उन्हें जाते हुए देखती रही। थोड़ी देर बाद आचार्य के साथ पूरी लेकर अम्मा आई। रात को क्या खाओगी बेटी? बता दो। अभी भरपेट खाकर रात को क्या ही खाऊंगी? आरव की खिचड़ी रखी है। ये बोलकर अम्मा 2 पल खड़ी रही। फिर बोली, साहब कब आएंगे? काम से गए हैं, जब काम खत्म होगा तब आ जाएंगे। रात देर तक काव्या को नींद नहीं आई। अपने पति सूरज के बारे में सोचती रही कि वह अब कुछ ज्यादा ही बाहर जाने लगा है। घर में जब रहता है तो बात बात पर झुंडला पड़ता है। उसके हाव भाव से तो यही लगता है कि ऑफिस में शायद काम का दबाव है या किसी प्रकार का मनमुटाव चल रहा है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि वह पिछले 4 महीने से घर में खर्च भी नहीं दे रहा है। पूछो तो कहता है कि गलती से एक वाउचर पर उससे ओवर पेमेंट हो गई थी और अब वह रिफंड हो रही है। अब उसके आगे काव्या क्या कहती? ऐसी गलती होती तो नहीं, पर इंसान से भूल हो भी सकती है। सूरज पर वह अपने से ज्यादा भरोसा करती है। थोड़ा सख्त मिजाज तो है, पर कपटी नहीं है।
सोचते सोचते पता नहीं कब उसे नींद आ गई। अगले दिन दफ्तर में उसके प्रमोशन की बात पता चलते ही सबने उसे बधाई दी और पार्टी की मांग की। लंच के बाद जमकर पार्टी हुई। सबने मिलकर उसे फूलों का गुलदस्ता उपहार में दिया। काव्या मन में खुशी की बांट लेकर घर लौटी, पर घर आकर उसे रोना आया कि ऐसे खुशी के अवसर पर सूरज घर में नहीं है। काव्या तो अपनी खुशी सूरज के साथ बांटना चाहती थी, लेकिन सूरज का तो कोई अता पता ही नहीं रहता। अम्मा के घर मेहमान आने वाले थे, इसलिए आज वह भी जल्दी घर चली गई। ड्राइंग रूम में कारपेट पर बैठी वह आरव के साथ ब्लॉक से रेलगाड़ी बना रही थी कि सूरज का पुराना दोस्त रमेश आया। रमेश को देखते ही काव्या हंसकर बोली, आप? मैं गलत तो नहीं देख रही? नहीं नहीं, आप सही देख रही हो भाभी। मैं रमेश ही हूँ। बैठिए। भैया, कोमल भाभी को क्यों नहीं लाए? भाभी, कोमल का अब शाम को निकलना बहुत कठिन हो गया है। दोनों बच्चों को होमवर्क कराती है। सूरज अभी तक ऑफिस से नहीं लौटा क्या? वह कहाँ है? ऑफिस के काम से बेंगलुरु गए हैं। रमेश अब बहुत ही गंभीर हो गया। भाभी, पता नहीं आप मेरी बातों पर विश्वास करोगी या नहीं, पर मैं आपको अपनी बड़ी बहन मानता हूँ, इसलिए आपको बता देना उचित समझता हूँ। और कोमल की भी यही राय है कि पत्नी को ही सबसे पीछे इन सब बातों का पता चलता है। काव्या घबराई सी बोली, रमेश भैया, क्या बात है? भाभी, सूरज कहीं नहीं गया, वह यहीं दिल्ली में है। ये सुनकर काव्या को बहुत हैरानी हुई। ये रमेश क्या कह रहा है, जो उनका सबसे बड़ा शुभचिंतक और मित्र है? ऐसा मित्र जो आज तक हर सुख दुख को साथ मिलकर बांटता आया है। भाभी, तुम्हारे मन की दशा मैं समझ सकता हूँ। पहले मैंने सोचा था कि आपको नहीं बताऊंगा, पर कोमल ने कहा कि आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आप सावधान हो जाओ। पर रमेश भैया, यह कैसे हो सकता है? सुनो भाभी, कल मैं और कोमल एक बीमार दोस्त को देखने गांधीनगर गए थे। कोमल ने ही पहले देखा कि सूरज ऑटो से उतरा। उसके हाथ में मून रिट्रीट के 2 बड़े बड़े पॉली बैग थे। उन्हें लेकर वह सामने वाली गली के अंदर चला गया। मैं बुलाने जा रहा था, पर कोमल ने रोक दिया। काव्या की सांस रुक गई। एक पल को लगा कि चारों ओर अंधेरा छा गया। फिर भी उसने अपने आप को संभाल कर बोली, कोई गलती तो, मतलब डील डॉल में सूरज जैसा कोई दूसरा आदमी। भाभी, सूरज मेरा बचपन का साथी है। उसे पहचानने में मैं कोई भूल नहीं कर सकता। पर भैया, उन्होंने आज सुबह ही बेंगलुरु से फोन किया था। रोज ही करते हैं। रोज ही करते हैं। उसका मोबाइल और तुम्हारा लैंडलाइन आपको क्या पता कहां से बोल रहा है? काव्या स्तब्ध रह गई। सूरज निर्मोही है, यह तो वह समझ गई थी, पर उसे धोखा भी दे सकता है, ऐसा तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। रमेश बहुत गंभीर और चिंतित था। वह बोला, भाभी, आपके पारिवारिक मामलों में मेरा दखल ठीक नहीं है, फिर भी पूछ रहा हूं, सूरज आपको अपनी तनख्वाह लाकर देता है या नहीं? तनख्वाह तो कभी नहीं दी। हाँ, घर खर्च दे देता था, पर 4 महीने से 1 पैसा नहीं दिया है। कह रहा था कि गलती से ओवर पेमेंट हो गई, इसलिए वह रिफंड हो रही है। उसमें आधी तनख्वाह कट जाती है। काव्या भाभी, आप पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, अच्छे पद पर नौकरी कर रही हो, घर के बाहर का संसार देख रही हो। फिर भी सूरज ने आपको मूर्ख बनाया और आप बन गई। ये कैसा अंधा विश्वास है आपका अपने पति पर? सुनो भाभी, अपना भला और बच्चे का भविष्य ठीक करना चाहती हो तो सूरज पर लगाम कसो। अपने पैसे संभालो। काव्या की नींद उड़ गई। चिंता से सिर भारी हो गया। वह खिड़की के सहारे बिछी आराम कुर्सी पर चुपचाप बैठी सूरज के बारे में माँ की नसीहत को याद करने लगी। संपन्न माता पिता की बड़ी लाडली बेटी काव्या सूरज के लिए उन्हें भी त्याग आई थी। सूरज का हाव भाव और उसके बात करने का ढंग कुछ इस तरह का रूखा था जो किसी संस्कारी व्यक्ति को पसंद नहीं आता था। इसके लिए काव्या सूरज को दोषी नहीं मानती थी, क्योंकि उसे संस्कारवान बनाने वाला कोई था ही नहीं। जिस समय सूरज का उसके परिवार में आना जाना था, तब वह मामूली नौकरी करता था और काव्या ने लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके अधिकारी के पद पर काम शुरू किया था। लेकिन तब काव्या सूरज के प्यार में एकदम पागल हो गई थी। माँ ने समझाया भी था कि इतने अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे हैं और तूने किसे पसंद किया है? ये लड़का अच्छा नहीं है। इसके चेहरे से चालाकी और दिखावा टपकता है। तू क्यों नहीं समझ पा रही है कि यह तुझसे प्यार नहीं करता, बल्कि तेरे पैसों से प्यार करता है। उसके लिए तू सिर्फ कमाऊ मुर्गी है। बेटी, मैं तुझे अभी भी समझा रही हूं।
एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। काव्या ने अपनी मम्मी की एक बात भी नहीं सुनी, क्योंकि वह तो सूरज के कामदेव जैसे रूप पर मर मिटी थी। इसीलिए एक दिन घर से बिना बताए उसने चुपचाप सूरज के साथ कोर्ट मैरिज कर ली और दोनों पति पत्नी बन गए। तब से माँ बाप से उसका कोई संबंध ही नहीं रहा। अब इस शहर में उसका ऐसा कोई नहीं है जिसके सामने वह रोकर जी हल्का कर सके। कोई विपदा आई तो कौन सहारा देगा उसे? माँ के कहे शब्द और सूरज के आचरण की तुलना करने लगी तो पाया कि जब से विवाह हुआ है, तब से लेकर अब तक कभी सूरज ने उसकी इच्छाओं को मान्यता ही नहीं दी। कभी उसे खुश करने का प्रयास नहीं किया और वह इन सब बातों को नजरअंदाज करती रही। सोचती रही कि सूरज का पारिवारिक जीवन कुछ नहीं था, इसीलिए यह सब सीख नहीं पाया। शादी के बाद 2 बार घूमने गई थी, पर दोनों बार सूरज ने अपनी ही इच्छा पूरी की। पहली बार काव्या गोवा जाना चाहती थी और सूरज उसे लेकर जयपुर चला गया। दूसरी बार वह शिमला जाना चाहती थी तो जिद कर सूरज उसे केरल के कोच्चि शहर में ले गया था। आरव के होने के बाद तो उसने घूमने जाने का नाम ही नहीं लिया। मजे की बात यह कि दोनों यात्रा का पूरा पैसा सूरज ने उससे कैश ले लिया। आश्चर्य यह है कि सूरज के ऐसे व्यवहार से भी काव्या के मन में उसके प्रति कोई रोष भाव नहीं जागा। अभी तक सूरज पर काव्या को इतना विश्वास था कि पति पास रहे या दूर, उसका सुरक्षा कवच था, ढाल था। पर अब विश्वास के टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए। कहीं भी कुछ नहीं बचा। अब अपनी और बच्चे की रक्षा उसे ही करनी होगी। सूरज लौटा, एकदम ट्रेन के निश्चित समय पर। काव्या ने उसे गौर से देखा तो उसके चेहरे पर कहीं भी सफर की कोई थकान के चिन्ह नहीं थे। काव्या, जल्दी से नाश्ता लगवा दो, ऑफिस के लिए निकलना है। अम्मा ने पराठा सब्जी प्लेट में रखकर खाना लगा दिया। खाना खाते खाते सूरज बोला, 500 रुपये मेरे पर्स में रख दो, स्कूटर में तेल डलवाना है। मेरा पर्स खाली है। पहले कहते ही निहाल होकर काव्या पैसे रख देती थी, पर इस बार संभलना शुरू हो गया। आलोक, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरी तनख्वाह 1 हफ्ते बाद मिलेगी। तो क्या मैं बस से जाऊं या पैदल? वह समस्या तुम्हारी है, मेरी नहीं। सूरज वाक्स्पट होकर उसका मुंह देखने लगा। काव्या नहाने चली गई। नहाकर बाहर आई तो सूरज तैयार हो रहा था। सुनो, मुझे कुछ कहना है। हाँ, कहो, सुन रहा हूं। घर का पूरा खर्चा मैं चला रही हूं। तुम देना तो दूर, उल्टे ले लेते हो। अगले महीने से ऐसा नहीं होगा, तुम्हें खर्च देना पड़ेगा। कहां से दूंगा? मेरे भी तो खर्चे हैं। घर चलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरी नहीं। सूरज ने तीखे स्वर में निकालकर बोला, डार्लिंग, नौकरी वाली लड़की से शादी घर चलाने के लिए ही तो की थी, समझी? काव्या को लगा उसके सामने एक धूर्त इंसान बैठा है। और सुनो, रात को खाने में कीमा और पराठा बनवाना। 50 रुपये गिनकर रख जाओ, कीमा और घी के लिए। तब बनेगा। रहने दो, मैं सब्जी रोटी खा लूंगा। उस दिन काव्या दफ्तर में बैठी काम कर रही थी कि उसके ताऊ की बेटी सृष्टि का फोन आया। वह बहुत ही ज्यादा घबराई हुई सी थी। सृष्टि से उसे बहुत लगाव है। उसके साथ काव्या जब तब फोन पर बात करती रहती है। काव्या, मैं तेरे पास आ रही हूं। बात क्या है सृष्टि? सब कुशल तो है ना? मैं आकर बताऊंगी। आधा घंटा भी नहीं लगा कि सृष्टि चली आई। वास्तव में ही वह परेशान और घबराई हुई थी। पहले बैठ, पानी पी, फिर बता, क्या हुआ? मेरी छोटी ननद का रिश्ता पक्का हो गया, पर महज 50,000 रुपए के लिए बात अटक गई। लड़का बहुत अच्छा है, पर 50,000 का जुगाड़ 2 दिन में नहीं हो पाया तो रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। सब जगह देख लिया, अब बस तेरा ही भरोसा है। परेशान मत हो, मेरे पास 80,000 रुपए पड़े हैं। तू चल मेरे साथ, मैं पैसे दे देती हूँ। सृष्टि को साथ लेकर काव्या घर आई। अलमारी का लॉकर खोला तो वह एकदम खाली पड़ा था। काव्या को चक्कर आ गए। सृष्टि उसका चेहरा देख चौंक गई और समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। वह बोली, क्या हुआ काव्या? 50,000 के विकास पत्र थे। पिछले महीने में चौगुने होकर 80,000 हो गए थे। सोच रही थी कि उठाकर उन्हें डबल कर दूंगी। पर तभी अम्मा पानी लेकर आई और बोली, बेटी, एक दिन दोपहर में साहब आए थे। अलमारी से कुछ कागज निकाल कर ले गए थे। तब पिछली बार दौरे पर जाने से पहले। काव्या सिर थामकर बिस्तर पर बैठ गई। सृष्टि ने ढांढस बंधाया, जाने दे काव्या, तू परेशान मत हो, कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ हो ही जाएगा।
एक बार डाकघर चल तू मेरे साथ। दोनों डाकघर गईं और बड़े बाबू से बात की तो उन्होंने कहा, आपके पति 101 दिन पहले कैश कराकर रकम ले गए थे। आपको पता नहीं क्या? दोनों चुपचाप डाकघर से निकल आईं। घर आकर काव्या रो पड़ी। धैर्य रख काव्या, सृष्टि बोली। अब तू भी सावधान हो जा। जो गया सो गया, पर अब और नुकसान ना होने पाए इसका ध्यान रख। थोड़ी देर बाद वह फिर बोली, काव्या, एक बात बता, तेरा प्यार अंधा है या तू सूरज से डरती है? अब तक मैं प्यार में अंधी ही थी, पर अब मेरी आंखें खुल गई हैं। ऐसा है तो थोड़ा साहस बटोर। तू तो जो है सो है। आरव के भविष्य को अंधेरे में मत डुबो देना। उसे एक स्वस्थ जीवन दे। काव्या, मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूं, पर तुझे मानसिक कष्ट होगा, यह सोचकर आज तक नहीं बोली थी। मेरी भांजी सुनैना को तो तू जानती ही है। पिछले माह उसकी शादी हुई थी तो वह पति के साथ हनीमून पर शिमला गई थी। वहां सूरज एक युवती को लेकर जिस होटल में ठहरा था, उसी में सुनैना भी रुकी हुई थी। सुनैना जब तक शिमला में रही, सूरज की नजरों से बचती रही, पर लौटकर उसने मुझे यह बात बताई थी। अब सब कुछ साफ हो गया था। काव्या ने गहरी सांस ली। हाँ, तू ठीक कह रही है। बदलाव से डरकर चुप बैठी रही तो मेरे साथ मेरे बच्चे का भी सर्वनाश होगा। मम्मी भी पिछले रविवार को आकर यही कह रही थी। कुछ करूंगी। 2 दिन बाद सूरज लौटा। आरव को बहुत तेज बुखार था, इसलिए काव्या उसे गोद में लेकर बैठी थी। सूरज ने उसका हाल भी नहीं पूछा। आदत के मुताबिक आते ही बोला, अम्मा से कहो बड़ी आपत्ति की 1 कप चाय बना दे। पहले बाजार जाकर तुम दूध का पैकेट ले आओ, तब चाय बनेगी। सूरज हैरान होकर काव्या का मुंह देखने लगा। मैं दूध लेने जाऊं? क्यों नहीं, सभी लाते हैं। काव्या ने इतने रुखेपन से कभी बात नहीं की थी। सूरज कुछ समझ नहीं पा रहा था। अम्मा को भेज दो, अम्मा के पास और भी काम है। ठीक है, मैं ही लाता हूं, पैसे दे दो। अपने पैसों से ले आओ, और घर का भी कुछ सामान लाना है। लिस्ट दे रही हूं, वो सामान भी लेते आना। रहने दो, चाय नहीं पीनी, बोलकर सूरज बैठ गया। आरव सो गया तो काव्या अखबार लेकर पढ़ने लगी। सूरज तैयार होकर बोला, 500 दे देना, पर्स एकदम खाली है। मैं 1 पैसा भी तुम्हें नहीं दे सकती। 500 तो बड़ी बात है। और तुम बैठो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। सूरज बैठ गया। विकास पत्र के 80,000 रुपये निकालते समय मुझसे पूछने की जरूरत नहीं समझी तुमने? पूछना क्या, जरूरत थी तो ले लिए, अपनी जरूरत के लिए। तुम खुद पैसों का इंतजाम करते, मेरे रुपये क्यों लिए? और वह भी मुझसे पूछे बिना। तो तुम्हारे कहां से हो गए? शादी में दहेज था। दहेज में जो आता है, उस पर लड़की का कोई अधिकार नहीं होता। कौन सा कानून पढ़कर आए हो? उसमें दहेज लेना अपराध नहीं होता है क्या? आज 5 महीने से पूरा घर में चला रही हूं। तुम्हारा पैसा कहाँ जाता है? मैं कितने दिन खाता हूं तुम्हारा? दौरे पर ही तो रहता हूं। कहाँ का दौरा? शिमला का या गांधीनगर का? यह सुनकर सूरज तिलमिला उठा। मैं कहीं भी जाता हूं, तुम जासूसी करोगी मेरी? मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। इतने दिन मूर्ख बनाते रहे। अब मेरी एक सीधी बात सुन लो। ये मेरा घर है, मेरे नाम से है। मैं किस्त भर रही हूं। तुम्हारे जैसे लंपट की मेरे घर में कोई जगह नहीं। मुझे आरव को इंसान बनाना है, तुम्हारे जैसा लंपट नहीं। इसीलिए चाहती हूं कि तुम्हारी छत्र छाया भी मेरे बच्चे पर न पड़े। तुम आज ही अपना ठिकाना खोजकर यहां से दफा हो जाओ। मुझे घर से निकाल रही हो? तुम्हें 420 के अपराध में पुलिस के हाथों भी दे सकती थी, पर नहीं। वैसे हिसाब थोड़ा उल्टा पड़ गया है ना? आज तक तो औरतों को ही धक्के मारकर घर से निकाला जाता था। यहां पत्नी पति को निकाल रही है। सूरज बुझ सा गया, फिर कुछ सोचकर बोला, मैं तुम्हारी शर्तों पर समझौता करने को तैयार हूं। मुझे कोई समझौता नहीं चाहिए। तुम जैसे धूर्त व मक्कार पति की छाया से भी मैं अपने आप को दूर रखना चाहती हूं। तुम घर तोड़ रही हो? ये घर नहीं, 100 सड़कों की सूली थी, जिस पर मैं तिल तिल करके मरने के लिए टंगी थी। पर अब मुझे जीवन चाहिए। अपने बच्चे के लिए जीना है मुझे। बात बढ़ाए बिना सूरज ने अपने कपड़े समेटे और चला गया। काव्या ने मां को फोन किया। मम्मी, आपकी सीता ने निरपराधी होकर भी बिना विरोध किए अग्नि परीक्षा दी थी, और मैं एक छलांग में आग का दरिया पार कर आई। सूरज को घर से भगा दिया। सच कह रही है तू? एकदम सच मम्मी। मां के सामने जब बच्चे के भविष्य का सवाल आकर खड़ा होता है,
तो वह संसार की हर कठिनाई से टक्कर लेने के लिए खड़ी हो जाती है। तू मेरे पास चली आ, यहाँ ऊपर का हिस्सा खाली पड़ा है। नहीं मम्मी, अपने घर में रहकर ही मेरा आरव बड़ा होगा। अम्मा मेरे साथ ही रहेंगी, घर नहीं जाएंगी। वैसी तेरी इच्छा बेटी, कहकर काव्या की माँ ने फोन रख दिया। काव्या ने सोच लिया था कि इस धोखे के लिए अब वह सूरज को कभी माफ नहीं करेगी। वह उससे तलाक ले लेगी। काव्या ने एक वकील से बात करके सूरज को तलाक के कागज भिजवा दिए। तलाक के कागज देखकर सूरज बुरी तरह चौंक गया था। उसने तो कभी सोचा ही नहीं था कि काव्या इतना कठोर कदम भी उठा सकती है। लेकिन कहते हैं ना कि एक औरत सब कुछ सहन कर सकती है, पर जब बात उसके बच्चे पर आती है तो फिर वह सहन करना भूल जाती है। सूरज काव्या को तलाक नहीं देना चाहता था, क्योंकि वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि काव्या उसके लिए एक कमाऊ मुर्गी है, जिसका फायदा वह बहुत अच्छे से उठा रहा था। काव्या ने धीरे धीरे करके सूरज के खिलाफ बहुत सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे। इसीलिए सूरज को हार माननी ही पड़ी और उसे काव्या को तलाक देना ही पड़ा। आज भी सूरज को अपने किए पर बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। अगर उसे किसी बात का अफसोस था तो वह सिर्फ इस बात का कि उसके हाथ से कमाऊ मुर्गी निकल गई, जिसे वह इतने दिनों से हलाल कर रहा था। काव्या तो सूरज से बहुत प्यार करती थी, लेकिन सूरज ने तो उसे धोखा दिया था। वह तो काव्या से प्यार करता ही नहीं था, वह तो सिर्फ और सिर्फ उसके पैसों से प्यार करता था। काव्या अब सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई थी। वह अब अपने बच्चे और अम्मा के साथ बहुत ही खुश थी और उन्हीं लोगों के साथ अपनी जिंदगी खुशी से गुजार रही थी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।